वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स की जो अकाउंट की एंट्री होगी, वो हम सारा टॉपिक पढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया। दो थ्योरेटिकल टॉपिक्स है, हालांकि मैंने बोला था मैं अलग से थ्योरी लाऊंगा, बट इन दो को मैं अभी कवर कराऊंगा और बाद में जो हमारी थ्योरी चलेगी पार्टनरशिप से लेके सारा जब सारे चैप्टर्स का, वो हम एंड में करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज जो थोड़े से टॉपिक्स है, एक राइट इशू है और दूसरा ईसॉप है। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? पब्लिक इशू पढ़ा था आपने, कि कंपनी जब शेयर इशू करते हो तो पब्लिक को एक प्रोस्पेक्टस क्लोज कर देती है कि आप अगर हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो। फिर कंपनी अलॉटमेंट करती है, देन कॉल्स मंगा लीजिए और सारे पब्लिक को ऑप्शन दीजिए, आप खरीद लो। वो होता था पब्लिक इशू। राइट इशू में एक वर्ड है राइट। राइट का मतलब क्या होता है? हक। उर्दू में राइट को हक बोलते हैं। यू हैव दिस राइट, आपका एक हक मिल रहा है, ये आपका हक है, बोलते हैं इसे। तो राइट इशू का मतलब हक इशू। अब यहाँ पे क्या है, एक इशू ऐसा निकालती कंपनी जिसमें आप किसी को कोई राइट दे रहे हो। राइट इशू का मतलब क्या होता है? अब कंपनी एक्ट के हिसाब से, कि यू इशू द शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, आप उनको शेयर इशू करते हो। मतलब फर्दर इशू जब कंपनी निकालती है तो कंपनीज एक्ट बोलती है कि कंपनी को चाहिए कि पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर है उनको बोल दे कि हम इशू निकालना चाहते हैं, क्या आप लोग खरीदना चाहते हो? समझ आई बात? जब स्टार्टिंग में पहली बार पब्लिक इशू निकाला था तब सब लोगों को बोला था हमने इशू निकाला, आप खरीदना चाहते हो। अब दूसरी बार जब कंपनी नए इशू शेयर निकाली, मैंने आपको बोला था ऑथराइज कैपिटल थी 50,000 शेयर। उसमें से पहले आपने 30,000 को पब्लिक इशू कर दिया आईपीओ के थ्रू। फिर जब आप फर्दर निकालोगे ये 20,000 शेयर, इसमें पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाओ, उनको बोलो कि हम लोग ना इशू निकाल रहे हैं, आप खरीदना चाहते हो। तो कंपनीज एक्ट उनको एक राइट देता है, बिकॉज उन्होंने तब आपकी कंपनी पर भरोसा किया जब आपको कोई नहीं जानता था, जब आप नई कंपनी थी। तो अगर आप अब नया शेयर ले रहे हो, नया इशू निकाल रहे हो, तो कंपनीज एक्ट बोलता है एक काम करो, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलो कि आप खरीदना चाहते हो। और अगर अब वो शेयर होल्डर है, अब जरूरत तो नहीं है कि वो शेयर खरीदना चाहे, है ना? तब उसके पास पैसे थे, उसे खरीदे थे, अब उसके पास पैसे नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ये राइट मिलता है खाली, चाहे वो शेयर परचेज करे, चाहे वो जो उसको राइट मिला है उसको रिनाउंस करे, मतलब बोले कि नहीं मैं खुद शेयर लूंगा, एंड सेल दैट राइट। सेल दैट राइट, ये राइट किसी और बंदे को दे दे। अब होता क्या है प्रैक्टिकली, देखो जब आपने शेयर इशू किया था, सपोज आपने शेयर फेस वैल्यू था 10 रुपीज और आपने इसे इशू किया था, इशू प्राइस भी सपोज 10 था। ये आपने ईयर 2018 में किया, ठीक है? आज हो गया अब 2023 और आप बोल रहे हो कि हमें 20,000 शेयर का और इशू निकालना है। आज की डेट में क्या होगा कि जो आपके शेयर होगी इसकी मार्केट वैल्यू बड़ी होगी। इसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, सपोज वो 100, ये अब मार्केट वैल्यू 35 हो गई है, 35 होगी। आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हो कि हम फ्रेश इशू निकालना चाहते हैं 10 रुपए के शेयर का, जिसमें हम आपसे लेंगे, इशू प्राइस होगा वो सिर्फ 30 रुपीज होगा। कि अगर हम पब्लिक में बेचते तो हम 35 रुपए ले सकते थे, बट कंपनी जाके बोलता है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट है, तो आपको हम बोल रहे हैं कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको सिर्फ 30 रुपया ही देना है। आपको सिर्फ 30 रुपया ही देना है। तो हम उसे एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसका नाम है राइट सर्टिफिकेट। सपोज अब हमने 20,000 शेयर का इशू निकाला, हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से 30,000, तो रेशियो क्या बनेगी? 2:3 रेशियो बनेगी। कि हम राइट इशू निकालेंगे, जिसके पास 3 शेयर है उसको 2 शेयर का राइट मिलेगा कि वो चाहे तो 2 शेयर खरीदे। तो अगर एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से खरीदना चाहेगा तो वो हमें 2 शेयर का जितना भी पैसा होगा वो देगा। अगर हम इसको इशू करेंगे 30 पे, तो इसमें क्या होगा, फेस वैल्यू होगा 10 और प्रीमियम होगा 20। समझ आई बात? समझ आ रहा जी नहीं आ सर। रहा समझ? कि जब कंपनी ने राइट इशू निकाला, कंपनी ने राइट इशू निकाला, उस वक्त इशू प्राइस है 30, इसमें से फेस वैल्यू कितना है? 10 और प्रीमियम कितना है? 20। अब हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला देखो हम इशू निकाल रहे हैं
तुम्हें एक राइट मिल रहा है, तुम इस शेयर को 30 में ही खरीद सकते हो। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 30 में खरीदे, या तो वो अपना राइट जो है किसी को बेच दे। कैसे? वो किसी बंदे को बोल सकता है, देख यार मेरे को तो खरीदना नहीं है, पर मुझे कंपनी ने राइट दिया है कि अगर मैं शेयर को खरीदूंगा तो मुझे 30 रुपया देना पड़ेगा, या ये शेयर अगर वो पब्लिक में किसी को बेचते हैं तो उसको 35 रुपए में मिलता है ये शेयर, है ना? क्योंकि मैंने बोला कि ये शेयर लिस्ट भी होते हैं मार्केट में, तो आपको प्राइस जल्दी पता चलती है कि आज ये शेयर कितने में बिक रहा है। तो ये शेयर मार्केट में 35 रुपया उसको फैच करता है कंपनी को, अगर वो मार्केट में बेचती। बट इनने मुझे राइट दिया मेरे को 30 रुपए मिल रहे। देख मुझे तो नहीं लेना है, तू लेगा? अगर तू लेगा चल, तू मुझे 2 रुपया 3 रुपया दे दे, तू मुझे 3 रुपया दे दे पर शेयर का। और मेरे पास कितने शेयर है? 2 शेयर है, मैं तो खुद नहीं खरीद रहा ना, 2 शेयर खरीदने का राइट मिला है एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को। वो अगर चाहे तो या तो खुद ले ले 30 रुपए के हिसाब से, अगर उसके पास पैसे नहीं है वो अपने राइट्स, 2 शेयर के राइट से उसको 2 × 3 6 रुपया एक बंदे से लेगा। उस बंदे का फायदा क्या है? वो कंपनी से 30 रुपए में लेगा, जो शेयर उसको मार्केट से 35 रुपए में मिलता, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट यूज करके उसको वो शेयर 3 रुपए 30 रुपए का मिलेगा, और इसको उसने 3 रुपया दे दिए, तो टोटल इसको 33 रुपए में 35 रुपए का शेयर पड़ा। तो इसको भी फायदा हो गया, और इस शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी फायदा हुआ। समझ आई बात कि नहीं? मुनेजा, क्या होता है राइट इशू? सर ये रिपीट कीजिए। कुछ भी समझ नहीं आया? यही जो आपने बोला ना कि थर्ड पर्सन मतलब कि राइट इशू दूसरे समझ आया क्या होता है, पहले ये बताओ। वो हक होता है कि जो हम एक राइट देते हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कि जो टाइम आने से पहले ही जो होता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि आप ये क्या शेयर लोगे, हम आपको ये देंगे अभी। कंपनी जब फर्दर इशू करेगी हम्म। तो वो डायरेक्टली पब्लिक को नहीं जाएगी, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाएगी। क्या जाएगी? एग्जिस्टिंग शेयर एग्जिस्टिंग होल्डर। शेयर होल्डर के पास जाएगी। उसको बोलेंगे कि हम राइट इशू निकाल रहे हैं, जिसमें आपको सपोज 2/3 मिलेंगे। मतलब अगर आपके पास 3 शेयर है तो आपको राइट मिलेगा, आप 2 शेयर खरीद सकते हो @30। तो इशू प्राइस इसमें 30 रहा। ये शेयर अगर आप मार्केट में देखते हैं, इसकी मार्केट प्राइस 35 थी, बट क्योंकि हम आपको राइट दे रहे हैं तो हमें आपको थोड़ा सा कम पे देना पड़ेगा। तो सपोज वो बोलेंगे कि हम आपको 30 पे दे रहे हैं। तो दो चीजें हो सकती है फिर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो क्या कर सकता है, या तो बाय करेगा, या तो बाय करेगा राइट शेयर। अगर बाय करेगा तो वो कंपनी को क्या देगा? 2 × 30 रुपीज, वो कंपनी को 60 रुपीज पे करेगा और 2 शेयर लेगा। ठीक है? या तो वो क्या करेगा, अपना जो राइट है उसको सेल करेगा। उसको कंपनी ने एक सर्टिफिकेट दिया कि यू आर एंटाइटल्ड टू हैव 2 शेयर्स, क्योंकि आपके पास टोटल 3 शेयर है, तो यू हैव राइट टू परचेज 2 शेयर्स @30। वो क्या करता है, अपने इस राइट को किसी और को बेच रहा है। बोल रहा है भाई मेरे पास एक कूपन है, तू लेना चाहता है, इससे तुझे कंपनी का शेयर मिलेगा 30 रुपए में, और मैं कितने में बेच रहा हूँ? मैं, मेरे पास 2 शेयर का राइट है, एक राइट को मैं 30 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मैं उससे 6 रुपया लूंगा। कौन? वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो 60 रुपया थोड़ी लेगा। उसको कितने का फायदा हो रहा है? नेट में 5 का फायदा हो जाएगा ना। वो अपना इस राइट किसी और बंदे को ले रहा है। आप ऐसे समझ लो बात। मुझे कंपनी ने कूपन दे दिए, फूड कूपन दे दिए कि तुम बीकानेर वाले से 600 रुपये का, 600 रुपये के तुम बीकानेर वाले से 1200 रुपये का तुम बीकानेर वाले से क्या बोलते हैं इसको, स्नैक्स एक्सेट्रा खरीद सकते हो। ठीक है, बिस्किट दाल वाल जो भी खरीदना है 1200 से खरीद सकते हो। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं खुद जाऊंगा बीकानेर वाले के पास, 1200 का सामान ले जाऊंगा, उसको एक कूपन दूंगा, या तो किसी को बोलूंगा भाई मेरे पास 1200 का कूपन है, तू ले जाएगा, मुझे 1000 रुपया ही दे दे। है ना? समझ आ रही है बात? आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज किया है? आपके पास एक वोचर है, आपको जाना नहीं है, आपने दूसरे को बुलाया रटियाशी वोचर ले लो, मुझे थोड़े से पैसे दे दो। यहाँ पे भी वही हो रहा है ना, आपको एक वोचर मिल रहा है कि जिसकी बदौलत आप 2 शेयर खरीद सकते हो 30 में ही, जिनकी मार्केट वैल्यू 35 है। आप इसको खुद यूज नहीं कर रहे हो, आप एक किसी को दे सकते हो ना, ये ले भाई तू खरीद ले शेयर, बट मुझे अपनी कमीशन दे दे। कमीशन क्या देंगे? भाई मैं तुझे 35 की चीज 30 में दिला रहा हूँ, तो मुझे 2-3 रुपया दे दे। समझ आई यस बात? सर। आपको कोई हम्म। अकाउंटिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ थ्योरेटिकली कंसेप्ट समझना है। राइट शेयर कोई अकाउंटिंग नहीं करनी है, तो उसमें मत जाओ, वो आप सीए फाइनल में करोगे राइट शेयर की अकाउंटिंग। अभी आपको बहुत सिंपल याद रखना है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट इशू क्या होता है
कि कंपनी जब फर्दर इशू निकालती है, एज पर कंपनी एक्ट उनको पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाना चाहिए, उनको बोला जाए हम राइट शेयर इशू कर रहे हैं, आप खरीदना चाहोगे? अगर उन्होंने बोला यस हम खरीदेंगे, तो उनके पास दो ऑप्शन, या तो वो खुद खरीदेंगे या अपना वो राइट किसी और को बेचेंगे। खुद ही खरीदेंगे तो कंपनी को पूरा पैसा देंगे, नहीं तो अपना जो राइट होगा किसी और बंदे को दे देंगे, वो बंदा फिर कंपनी से खरीदेगा शेयर। समझ आई बात? जी सर। यही है राइट इशू, और कुछ नहीं है। अब राइट इशू और पब्लिक इशू में क्या फर्क है? राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, और पब्लिक इशू नॉर्मल पब्लिक को दिया जाता है। हम्म। राइट इशू में पहले ही पता होता है कि पर शेयर होल्डर को कितना शेयर मिलेगा। जैसे अभी मैंने बोला कि हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे 30,000 और न्यू शेयर इशू कर रहे हैं 20,000, तो रेशियो क्या बनेगी? हर शेयर होल्डर को जिसके 2:3 में शेयर मिलेंगे, है ना? हम्म। 20,000 आपने इशू करने हैं 30,000 को, तो रेशियो क्या बनेगी? 2:3। तो जिसके पास 3 शेयर है उसको राइट मिलेगा 2 शेयर का। तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन की बात ही नहीं आएगी, ठीक है? बट वहां पे क्या होता है, पब्लिक इशू में ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जी सर। और राइट इशू में क्या होता है, आपकी जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, बिकॉज आपको पता है भाई ये शेयर होल्डर है, आप उनको एक चिट्ठी भेजते हो, यू हैव गॉट दिस राइट। आजकल मेल आ जाता है, मेरे को भी आ गया था, ठीक है ना? तो सीधे क्या करते हैं, लेटर भेज देते हैं कि भाई आपके पास राइट है, खरीदना चाहो तो खरीदो, नहीं तो आप अपना राइट को भेज दो, जो भी आपको करना है, फिर वो दूसरा बंदा हमसे खरीदेगा शेयर। बट जब आप पब्लिक इशू करते हो, आपकी जो कॉस्ट होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, आपको प्रॉस्पेक्टस प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। इसमें तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, फिर अंडर राइटर हायर करने पड़ते हैं, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारा खर्चा लगता है। यहाँ पे आपको ज्यादा खर्चा नहीं लगता है, ठीक है? जी सर। एक और छोटा कंसेप्ट है प्राइवेट प्राइवेट प्लेसमेंट, वो मैं जब थ्योरी पढ़ाऊंगा उसमें काम करूंगा। एक और छोटा सा कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं ईसॉप। क्या बोलते हैं? ईसॉप। ईसॉप का फुल फॉर्मूला है, फुल है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या नाम है? एम्प्लॉय एम्प्लॉय सीए स्टॉक फाइनल तक आते आते आप इनकी पूरी अकाउंटिंग करोगे, या हो सकता है सीए इंटर में ही करोगे, बट अभी आपको कोई अकाउंटिंग करनी है, अभी आपको थ्योरेटिकली समझना है क्या होता क्या है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से आपको क्या समझ आ रहा है? कुछ आ रहा है, मतलब नाम से कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि ये कंपनी के एम्प्लॉयज की बात हो रही है, हाँ हाँ हाँ। और समझ आ रहा है ये कोई प्लान है, हाँ और समझ आ रहा है ये कोई ऑप्शन है, हाँ हाँ। और समझ आ रहा है कि ये स्टॉक मतलब शेयर के बारे में बात हो रही है। हम्म। नाम से ही समझ आ रहा है ना कि भाई एक प्लान है, एक स्कीम है, जिसमें एम्प्लॉय को ऑप्शन दी जाती है, आप अगर चाहो तो कंपनी का शेयर खरीद सकते हो, अगर आप चाहोगे तो ना खरीदो, आपकी मर्जी है। दिस इज व्हाट इज इसॉप। समझ आया? जी सर। राइट इशू क्या था? जिसमें आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलते हो कि हम शेयर हम्म। इशू करना चाहते हैं, अगर आप चाहो तो आप खरीद लो, आप 3 शेयर के बदले 2 शेयर खरीद सकते हो एट ए फिक्स्ड प्राइस 30 रुपीज, और अगर आप चाहो तो आप अपना राइट किसी को बेच सकते हो। इस शॉप में ऐसा नहीं होता है, इस शॉप में पहले ये वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है या अपने एम्प्लॉय को होता है। यहाँ पर आप एम्प्लॉय को बोलते हो कि भाई हमारे पास एक स्कीम है, जो भी हमारा एम्प्लॉय, इसमें क्या होता है, इसमें दो लालच होते हैं इस शॉप में। इस शॉप में आप टारगेट किसको करते हो? एम्प्लॉय को करते हो। क्या करते हो? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को। और इसमें कुछ कंडीशन रखते हो। क्या रखते हो? कंडीशन। कंडीशन क्या होती है? जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ इंडियन ऑयल छोड़ के एक कंपनी में जा रहा हूँ, एडोब में, ठीक है ना? हम्म। एडोब वाले मुझे बोल रहे हैं कि हमारे पास ईसॉप वाली स्कीम है, अगर आप आज ज्वाइन करोगे, सपोज आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर को आप ज्वाइन करोगे, और अगर आप 3 साल हमारे पास रहे, कितने साल? 3 साल। 3 साल रहे, सुहू कुंसु शकू 31 अक्टूबर 2025 तक, अगर आप हमारे साथ रहे, तो हम आपको 10,000 शेयर देंगे। क्या देंगे? 10,000 शेयर। ऑफ ₹10 ईच, जिनकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में 400 है, हम आपको ये सिर्फ ₹150 में देंगे। ठीक। डिस्काउंट पे देते हैं। ये बहुत मतलब है तो ₹10 का डिस्काउंट नहीं, शेयर की फेस वैल्यू 10 है, इसमें जो हम्म। मार्केट में है ना 400 में बिक जाता है ये। तो आपका अगर कंपनी मार्केट में बेची तो मार्केट कंपनी को ₹300 फायदा मिलता, प्रीमियम। हम्म। डिस्काउंट नहीं बेटा, डिस्काउंट होता है विद रेस्पेक्ट टू फेस वैल्यू, उस एंगल से। समझ आई बात? फेस वैल्यू हम्म। तो ₹10 है ना, पर मार्केट हाँ। में ये शेयर 400 का बिकता। आप एम्प्लॉय को बोलते हैं अगर आप 3 साल हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको अपनी कंपनी के 10,000 शेयर देंगे ₹150 में, जो कि मार्केट में 400 का मिलता है। ठीक। कंपनी को कितना नुकसान हो जाएगा? ₹250 नुकसान हो जाएगा। हम्म।
इसकी आपको बाद में अकाउंटिंग करनी है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बाद में करना है। एम्प्लॉय को लालच क्या मिलेगा? एम्प्लॉय का फायदा हो गया भाई, हाँ। एम्प्लॉय को एक लालच मिला भाई, अगर मैं 3 साल रहूंगा ना कंपनी में, तो मेरे को 250 इंटू 10,000, 10,000 इंटू 250, पक्का पक्का अगर मैं पकड़ूंगा, 0 आज 3 4 तो मेरे को 25 लाख का फायदा हो जाएगा। हम्म। तो एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन मिला कि भाई अगर मैं रहूंगा, एक साल बाद तो देखेगा यार मेरा तो 8 लाख वहां पे क्रेडिट हो गया, 2 साल बाद देखेगा यार 8 लाख, 8 लाख 14 लाख, तो एक ही साल और मेहनत करनी है, मेरे को 25 लाख के शेयर मिलेंगे। तो उसको हम्म। फायदा हुआ नहीं हुआ फायदा? हाँ जी सर, वो। एम्प्लॉय का फायदा हो जाएगा ना, क्योंकि वो जो देखेगा अपनी सैलरी वो उतनी नहीं देखेगा जितनी उसको मिल गया है, बट वो ये भी देखेगा कि उसको एक लालच भी मिल रहा है, कंपनी में रुक के उसको क्या मिल रहा है, बिकॉज वो तेज कंपनी में रुक के उसको एक एडवांटेज मिल रहा है। आप मेरा खबर कुछ वो तेज बार बार कॉल करता है। कंपनी में रह के उसको एक ऑप्शन मिल रहा है कि अगर वो 3 साल तक रहा, उसको फिर राइट मिलेगा कि वो कंपनी का शेयर 150 में ही खरीद सकता है, जिस शेयर की वैल्यू 400 है, और हो सकता है उस वक्त वो 400 की जगह 600 भी हुआ होगा। अब सर यहाँ पे कंपनी क्या भी है? क्यों अपना हाँ, नुकसान करेगी? कंपनी हाँ, क्यों अपना नुकसान करेगी? कंपनी नुकसान इसलिए करती है, कंपनी चाहती है कि देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने कि कंपनी का क्या फायदा, एम्प्लॉय का फायदा आ गया हाँ आपको। हाँ हाँ, आया समझ। अब कंपनी के 2 3 तरीके के फायदे होते हैं। एक फायदा होता है, कंपनी क्या करती है, सैलरी थोड़ा सा कम देके यहाँ पे मोटिवेट करती है कि भाई आप अगर रुकोगे तो हमें ये आपको एक्स्ट्रा देगा, तो एम्प्लॉय ओवरऑल कंपैरिजन करेगा कि एक तो मुझे इतनी सैलरी इन हैंड मिलेगी और ये मिलेगी। जैसे मेरा है, मैं जब कोई मुझे बोलता है कि सर आपने कितनी बार बोला कि सर आपकी सैलरी हम्म। कितनी है ना, मैं हाँ। क्या बोलता हूँ, ठीक है थोड़ा, ठीक है ज्यादा नहीं है बट ठीक है। दो चीजें होती है हम्म। जब आप पढ़ोगे आगे, एक होता है सीटीसी, क्या होता है, और सीटीसी। दूसरा होता है इन हैंड सैलरी। सुना है कभी ये? इनके रास्ते पता है। सीटीसी मतलब होता है कॉस्ट टू द कंपनी, कॉस्ट टू द कंपनी। दूसरा होता है इन हैंड सैलरी, कि एम्प्लॉय को इन हैंड कितना आ रहा है। ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से डिबेट गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आपको समझ आएगा। कॉस्ट टू द कंपनी क्या होता है भाई, मेरे एम्प्लॉयर को मेरे ऊपर मंथ में कितना खर्चा होता है, वो क्या क्या होता है, जो वो मुझे सैलरी देता है बेसिक सैलरी, वो जो मुझे वो डीए देता है, वो जो मुझे वो एचआरए देता है, वो जो वो मुझे गाड़ी का अलाउंस देता है, वो जो वो मुझे कोई और पर्क देता है, वो जो मुझे पेंशन के लिए वो पैसा जमा करता है, वो जो मुझे पीएफ के लिए वो पैसा जमा करता है, जो वो मुझे मेडिकल के लिए देता है, ग्रेचुटी के लिए, ये सारा कॉस्ट द कंपनी होता है। इन एंड क्या होता है, जो एम्प्लॉय के हाथ में आएगा, वो बेसिक सैलरी होगा, डीए होगा, एचआरए। अब मैं मेरी केस देखो, मेरे केस में मेरा एम्प्लॉय जो है वो मुझे एचआरए नहीं देता, हाउस रेंट अलाउंस नहीं देता, उसने मुझे ये घर दे दिया है। मेरे को तो ये सैलरी नहीं मिल रही है ना, क्योंकि घर वाला अगर मैं बाहर होता तो कंपनी मुझे एचआरए देती, तो हो सकता है मेरे को 20 25 हजार और मिलती, तो मेरा इन हैंड कम है, बट कंपनी को खर्चा है ना, कंपनी जो मुझे घर दे दिया है उसको तो इसके पीछे 30 40 हजार रुपया खर्चा हो रहा है ना। तो कंपनी जी को जो सर। खर्चा होता है वो कॉस्ट कंपनी बोलती है कि मेरा कॉस्ट कंपनी कितना है, बट एम्प्लॉय की इन हैंड में सैलरी कम होती है। ये डिफरेंट टॉपिक है, जब आगे समझ आएगा कि सीटीज और इन हैंड सैलरी क्या होता है। अब यहाँ पे बोलता हूँ एक तरीका है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी वहां पे बोलती है कि भाई हमारा जो सीटीसी है पैकेज है वो बहुत ज्यादा है, आपको पैकेज 50 लाख का दिया जाएगा। जब कंपनी प्रैक्टिकली करती है ना, वो बोलते हैं आपको 50 लाख की पैकेज है, ठीक है। अब वो कंपनी बोलेगी 50 लाख का पैकेज है, बट उसको बाइफरकेट ऐसे करती है कि भाई देखो, पैकेज आपका 50 लाख का है, बट आपको इन हैंड 50 लाख नहीं मिलेगा, इन हैंड आपको 3 साल में 25 लाख मिलेगा, और 25 लाख के आपको इस ऑफ मिलेंगे। तो कंपनी ने क्या किया, जो उन्हें पैकेज दिया ना एम्प्लॉय को, वो बोला 50 लाख रुपया, बट उसमें या सपोज पैकेज बोला पर साल का 30 लाख रुपया, और बोला कि नहीं 30 लाख हमें इन हैंड नहीं देंगे, 22 लाख आपको कैश देंगे, और 8 लाख के आपको इस ऑफ देंगे, और ये इस ऑफ आपको तभी मिलेंगे जब आप 3 साल रहोगे। तो दिस इज हाउ द कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम इश्यूइंग द शेयर्स। समझ आई ये वाली बात, कि हमने, उसने पहले उसको मोटिवेट किया कि मैं तुम्हें 30 लाख रुपया सैलरी दूंगा, बट जब देने वाली बात आई तो बोला कि 22 लाख मैं तुम्हें कैश दे रहा हूँ, और 8 लाख मैं तुम्हें इस ऑफ दूंगा। अब एम्प्लॉय को लालच क्या है, वो बोलेगा ठीक है यार मैं तो 3 साल रुकूंगा इस कंपनी में और मुझे 30 लाख का फायदा हो जाएगा। अब हम्म। कंपनी का क्या फायदा हो गया, एक तो ये फायदा हो गया कि एम्प्लॉय तुमका वहां पे 3 साल के लिए, और दूसरा देखो, आप इमेजिन करो आप अगर उस कंपनी में काम कर रहे हो जिसकी शेयर्स भी आपके पास है, तो यू हैव एन एक्स्ट्रा मोटिवेशन कि यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी ऑल्सो ना। हम्म। भाई आप जब एक कंपनी के शेयर खरीद रहे हो और उसी कंपनी में काम करोगे,
तो अंदर से आपको ये फीलिंग पे ना कि मैं तो इस कंपनी का मालिक भी हूं, मैं अगर ज्यादा काम करूंगा तो कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यू गेट एन एक्स्ट्रा मोटिवेशन कि आप सिर्फ इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो, आप दिल से उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हो। ठीक। समझ आई बात? हाँ। अब आया वो क्वेश्चन, तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मतलब अप्रिशिएट करता हूं तुमने ऐसा क्वेश्चन पूछा, बट मैं चाहता हूं कि तुम सेटिस्फाई भी हो जाओ कि हाँ सर मुझे समझ आ गया कंपनी को क्या फायदा हो गया और एम्प्लॉय को हम्म। क्या फायदा है। समझ आई बात? एक तो आपको ये सबसे सर। बड़ा मोटिवेशन ये मिलता है इस निकाल के कि भाई एम्प्लॉय रिटेन तो हो जाएगा, हम्म। और दूसरा ये कि एम्प्लॉय जब ओनर बनेगा, एम्प्लॉय को फील आ जाएगा कि भाई ये मेरी अपनी कंपनी है। सर एक अपने किस्म दुकान का पे, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से क्रिएट करते हैं ना। हाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करते हैं एक हाँ, एम्प्लॉय में। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब अपने दुकान के लिए रुक जाते हो ना, जब हम्म। जॉब करने होता है 5 बजे बोलोगे तो मैं तो निकल जाऊंगा, बट व्हेन यू नो यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी टू सम एक्सटेंट यू विल ट्राई टू पुट ऑन मैक्सिमम एफर्ट कि भाई कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, मेरा ही डिविडेंड बनेगा, मेरे ही शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो बिलोंगिंगनेस क्रिएट करने के लिए, और दूसरा ये चीज भी कि भाई आप चाहते नहीं हो कि आपका एम्प्लॉय निकल जाए, क्योंकि आपका एक एम्प्लॉय आया 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने उसको सिखाने में लगते हैं, फिर वो निकल जाएगा तो आपका नुकसान हो जाता है ना। आप कहते तो एम्प्लॉय एटलीस्ट कुछ साल तो रहे हमारे पास। अगर हमने उसको 3 साल, 3 महीने क्या, 3 महीने का 5-6 महीने का एम्प्लॉय को ना कंपनी मुफ्त में सैलरी देती है, बिकॉज आपको उसे सिखाना पड़ता है। फ्रेशर की बात करता हूँ मैं, है ना। मैं इंडियन आया तो पहले तो मुझे थोड़ी ये काम आता था, तो कंपनी को इट टुक सम टाइम टू कंपनी 2 मंथ्स 3 मंथ्स मुझे सिखाने में, ये सारा चीज ट्रेनिंग वेनिंग देने में। तो कंपनी चाहती उसको है एक्स्ट्रा कॉस्ट कि लगेगा ना इसलिए। हाँ एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा ना। हाँ, एम्प्लॉय को मतलब ट्रेन करने में कॉस्ट लगती है, हाँ। और अगर एम्प्लॉय जल्दी निकलेगा फिर नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की स्कीम रखी जाती है। जैसे मैं जिस कंपनी में ज्वाइन किया इंडियन ऑयल में, तो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड रखा था कि भाई आप बॉन्ड साइन कर दो, आप 3 साल से पहले कंपनी नहीं छोड़ोगे, अगर छोड़ोगे तो आपको बॉन्ड जो है उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा कंपनी। ठीक है। आई थिंक इस में आपको ज्यादा और समझने की जरूरत नहीं है। ईसॉप के कुछ टर्म्स इनमें रखे, इसकी अकाउंटिंग करोगे आप, बहुत मजा है अकाउंटेंसी में। ईसॉप की अकाउंटिंग करोगे आप, राइट इशू की अकाउंटिंग करोगे, राइट की वैल्यू निकालने की अकाउंटिंग करोगे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है। अब ईसॉप में कुछ टर्म्स होते हैं, मैं उनको जस्ट जस्ट पढ़ लेता हूँ, आप अपनी बुक में आ जाओ 7.69 पे, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, बाकी आपको समझ आ जाएगा ये। लड़को तो पूर पारो ना, तमकर छुट्टी तमकर पीएचडी। एक होता है ग्रांट ऑफ ऑप्शन। अब मुझे आप खुद ही बोलोगे, आपको समझ आया ग्रांट ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या हो गया? मतलब कि एक ऑप्शन देना है एम्प्लॉय को। जब एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दिया कि भाई यू हैव ऑप्शन टू परचेज 10,000 शेयर्स, उसको बोलते हम्म। हैं ग्रांट ऑफ ऑप्शन। ठीक है ना। हम्म। आज आपने कंपनी ज्वाइन कर ली 1 नवंबर को, तो आज उन्होंने सपोज आपको, ये मैंने एग्जांपल दी थी जो नया ज्वाइन कर रहा है, आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को भी बोल सकते हो कि आपने हमने ईसॉप काम निकाली, मतलब आज के डेट में इंडियन ऑयल बोल सकता है हमने ईसॉप निकाल दिया। या नया एम्प्लॉय आएगा उसको आप बोलोगे कि भाई हम आपको ईसॉप देंगे, उसको बोलते हैं ग्रांट ऑफ ऑप्शन। ठीक है ना। दूसरा होता है वेस्टिंग पीरियड। आपने उसे बोला कि भाई आपको 3 साल काम करना है, तो ये 3 साल जो काम करना है ना, इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। ठीक है। 3 साल बाद आपको ये राइट मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। तीन कंडीशन क्या होगी? एक होती है वेस्टिंग कंडीशन। सपोज वेस्टिंग कंडीशन ये होगी कि यू हैव टू वर्क हियर फॉर 3 इयर्स। और वेस्टिंग पीरियड क्या बनेगा? ग्रांट से लेकर 3 साल, 31 अक्टूबर 2026। समझ आ रही बात? एक होता है ग्रांट ऑफ ऑप्शन, वेस्टिंग कंडीशन, यू हैव टू वर्क फॉर 3 इयर्स, वेस्टिंग पीरियड हो गया 3 साल। उसके बाद क्या हो गया? ऑप्शन। इट इज नॉट ए कंपल्सन, आप चाहो तो यहाँ पे शेयर को ले भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी ले सकते। क्योंकि आज की डेट में क्या था, शेयर की मार्केट वैल्यू थी 400 रुपया, और आप इसको दे रहे हो 150 रुपए में। बट यहां तक हो सकता है कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करे, और जो इसका मार्केट वैल्यू है वो हो सकता है कि 120 ही है। अगर मार्केट वैल्यू 120 ही है तो ये बंदा आपसे 150 में थोड़ी खरीदेगा, है ना। शेयर की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है ना, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो बढ़ जाएगा वैल्यू, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वैल्यू नहीं रहेगा। सपोज तब ये मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है तो बंदा लेगा ही नहीं आपसे, या इसके पास तब पैसे ही नहीं है लेने के लिए, क्योंकि 150 तो देना ही है ना उसको। तो ये आपकी हम्म। ऑप्शन होती है, ये कंपल्सन नहीं होती है। एक्सरसाइज पीरियड, उसके बाद जब 31 अक्टूबर 2026 होगा, फिर एक पीरियड दिया जाता है, सपोज 1 साल का पीरियड दिया जाता है कि आप अगर चाहो तो 31 अक्टूबर 2027 तक इनको खरीद सकते हो।
है ना। अब ये तो एक्सपेक्ट नहीं है कि बंदे के पास इसी दिन पैसा होगा, तो उसको एक पीरियड दिया जाता है, इस पीरियड में आप कभी भी चाहो तो खरीद सकते हो। उसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज एक्सरसाइज। पीरियड। और आप कितने में खरीदोगे इसको, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज प्राइस। तो इस केस में हमारा एक्सरसाइज प्राइस क्या है? 150। मार्केट प्राइस वाज 400, बट द इशू प्राइस दैट इज नोन एज एक्सरसाइज प्राइस इज 150। एंड बेनिफिट वैल्यू क्या हो गया? बेनिफिट वैल्यू यहाँ पे हो गया कि भाई मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज 400 माइनस 150, दैट इज 250। आपको ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है, ज्यादा और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और वेस्ट का मतलब क्या होता है? एंटाइटलमेंट, मिलना, कुछ मिलना। ग्रांट ऑफ ऑप्शन में वेस्ट का मतलब होता है एंटाइटलमेंट, वेस्टिंग पीरियड। इस एंटाइटलमेंट के लिए आपको कितने पीरियड के लिए वेट करना है, इस एंटाइटलमेंट के लिए आपको कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, दैट इज वेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। सर अकॉर्डिंग वेस्टिंग कंडीशन रिपीट कीजिए। वेस्टिंग कंडीशन मतलब होता है कि भाई हम आपको अगर शेयर्स देंगे, आपको ये जो राइट मिल रहा है, इसके लिए आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना। हाँ। जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली एक ही कंडीशन रहती है कि आपको 3 साल काम करना पड़ेगा यहाँ, अगर आप छोड़ दिए तो हम आपको नहीं देंगे। दैट इज नॉर्मली वन ऑफ द कंडीशंस। वेस्टिंग कंडीशन कि भाई आपको जो ये वेस्ट हो रहा है, आपको जो ये राइट मिल रहा है, ग्रांट ऑफ दैट ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, ये राइट जो आपको मिल रहा है, इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है आपको 3 साल तक यहाँ पे काम करना है। That is the vesting condition. To get this entitlement, you need to do something. What you are supposed to do is called the condition. Is called the vesting condition. Here in this case, it is normally you have to work for 3 years with this company. समझ आई जी बात? सर। हम्म। तो ये था एक दो टॉपिक जो मैंने थ्योरी के, क्योंकि वो रिलेवेंट है इसके लिए, वो मैंने इसमें निकाले। प्राइवेट प्लेसमेंट छोटा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, वो मैं अलग से कराऊंगा जब हम सारी थ्योरी करेंगे। थ्योरी का मेरा पर्पस है कि एक साथ कराऊंगा ताकि आपके प्रैक्टिकल वाले तो पहले ही हो जाएंगे, फिर थ्योरी एक साथ कराऊंगा तो वो आप नोट्स भी साथ साथ में बनाओगे और उसको एग्जाम में फिर एक साथ आप रिकॉल करोगे, ठीक है ना। अदरवाइज बीच बीच में थ्योरी करना मेरे हिसाब से वो सही नहीं रहता है। मेन है पहले जो आपके मोटे मोटे कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो हम लास्ट के 3-4 लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है। अब मुझे जी बताओ सर। बच्चों, मैंने आपको होमवर्क दिया था, और मैंने होमवर्क ऐसा दिया था इस बार कि जो आपकी मर्जी हो जाएगी वो कर लेना। अब मुझे बताओ कोई ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर में से जो आपको नहीं आया अभी तक। 4 बच्चियां हो, आप बता दो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आया। सर 38। 38 मेरी बुक में 38 में पढ़ूंगा। थेटा लिमिटेड यही है। यस सर। वेरी गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। थेटा लिमिटेड निकाला सबने क्वेश्चन? जी सर। क्वेश्चन नंबर 38 सेकंड लास्ट पेज है इस चैप्टर का। थेटा हम्म। लिमिटेड ऑथराइज्ड कैपिटल of 20,000 equity share of rupees 10 each to purchase the business of Anil Limited, Anil Khaitan for rupees 1 lakh by allotment of fully paid shares. ठीक है। हम्म। अब इन्होंने अनिल लिमिटेड का, अनिल खैतान का बिजनेस परचेज कर दिया बाय इश्यू ऑफ 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं। ऑन 1 जनवरी 2018 द परचेज कंसिडरेशन वाज सेटिस्फाइड एंड अनदर 9,000 सब्सक्राइब बाय पब्लिक एट पार। देखो कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 9,000। नहीं, कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल है 20,000 शेयर, अच्छा। मतलब में 20,000 ऑथराइज। शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। अब इसने क्या किया? इशू के वक्त इसने क्या किया? एक परचेज कर दिया बिजनेस, बिजनेस परचेज किया एक कंपनी की, अनिल खैतान की। बिजनेस का वैल्यू कितना था? 1 1 लाख लाख। रुपया। हम्म। इसको क्या किया इन्होंने? इन्होंने बोला कि हम आपको शेयर्स देंगे 10 रुपया के। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू दिए होंगे? 1 लाख डिवाइड बाई फेस वैल्यू 10, दैट इज 10,000 शेयर इसने यहाँ पे इशू किए। हम्म। तो जो 20,000 शेयर्स थे ऑथराइज टू इशू, इसमें से 10,000 इसने अनिल खैतान को दिए जब उसका बिजनेस परचेज कर लिया, ठीक है। अभी मैं जर्नल एंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ सारा क्वेश्चन पढ़ लूँ, या अगर देखूंगा क्वेश्चन में नहीं चल गया ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शंस, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है, आपने बिजनेस परचेज कर लिया तो आप एसेट्स वेसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो आपके पास नेट एसेट्स आएंगे, हाँ है ना। जी सर। एसेट्स और लायबिलिटी सारा मिला के नेट एसेट्स जितने भी आएंगे, अकाउंट डेबिट, तो अनिल खैतान 1 लाख। हम्म। नेट एसेट्स में क्यों रख रहा हूँ? एसेट्स और लायबिलिटी सारी मिला के, ठीक है ना। और अनिल खैतान को जब आप पैसा करोगे इशू, तब आप इशू करोगे अनिल खैतान। इसको नोट करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, मतलब फॉर रिवीजन। इस क्वेश्चन को नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है। अनिल खैतान अकाउंट डेबिट
फिर इसको आप शेयर्स दोगे, तो शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज, बीइंग 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 इशूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इसको हम कभी कभी नेट एसेट्स की जगह क्या लिखते हैं, इसको हम बिजनेस परचेज भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। बाद में जब बिजनेस परचेज को खोलते हैं वहां पे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, और ये बिजनेस परचेज क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल खैतान 1 लाख, तो वेंडर जो आप नॉर्मली करते हैं, देन वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपने इसकी एंट्री कर दी। ठीक है, जी अब आगे बढ़ो और क्या किया। ऑन 1 जनवरी 2018 द परचेज कंसिडर वाज सेटिस्फाइड एंड अनदर 9,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक एट पार। तो बाकी 9,000 आपने इशू निकाला अभी पब्लिक में। क्या निकाला? पब्लिक में। पब्लिक में एट पार। एट पार का मतलब क्या है? 10 रुपया ही देंगे पब्लिक, बट देंगे कैसे? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 1, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 1, फर्स्ट कॉल पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5, 2.5 और सेकंड कॉल 2 सेकंड रुपीज, कॉल पे 2 रुपीज, 2 रुपये। चलो टोटल करो, 6.5, 7 5 7 7.5। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी डायरी पे नहीं मंगा रहे। ऑन 31 दिसंबर पोजीशन एज रिगार्ड टू शेयर परफॉर्मेंस एज फॉलोज। बोला 31 दिसंबर को क्या हुआ, 8900 शेयर्स है, 8900 शेयर्स है जिन्होंने सारे पैसे दे दिए, है ना? ये टोटल 7.5 हो ना अभी तक। तो 9,000 में से 8900 ऐसे हैं जिन्होंने पूरे 7.5 दिए। दे दिए। 60 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 5.5 दिया। मतलब कि फर्स्ट कॉल तक। 30 शेयर होल्डर है जिन्होंने सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा दिया है, और 10 शेयर होल्डर है जिन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। जी। ठीक है, शेयर थ्रू नंबर था हाथ। तो 100 शेयर होल्डर्स पूरा डिफॉल्टिंग है। ठीक है, ऑन 31 में ऑल द शेयर्स ऑन विच लेस देन 5.5, तो वो सारे शेयर होल्डर जिनने 5.5 से कम दिया है, मतलब यहां से कम दिया है, मतलब ये 40 शेयर जो थे, है ना, 5.5 इतना हुआ ना, जिन्हें 5.5 दिया उनका ठीक। ऑन 31 दिसंबर 2018 ऑल शेयर्स ऑन विच लेस देन 5.5 शेयर्स हैड बीन पेड वर फोरफिट। तो ये 40 शेयर को आपने क्या किया? फोरफिट। फोरफिट किया। समझ आया बेटा? जी सर। On 28 फरवरी the arrears on shares were collected। तो 28 फरवरी को ऑन ने जो एरियर्स थे वो कलेक्ट के लिए। एरियर्स किन पे होगा? जो बाकी शेयर बचे ये 60, क्योंकि इनको तो आपने फोरफिट किया, जो फोरफिट किया उनका एरियर तो पैसा मिलेगा नहीं ना। ये समझ लो पॉइंट। ये बोल रहा है 31 दिसंबर को आपने शेयर फोरफिट कर लिए, इन पे 5.5 से कम आया था। फिर ये बोल रहा है कि बाकी जिन पे एरियर्स थे उनने कब किया? 28 फरवरी। तो एरियर किसने दिया होगा? इन 60 बाकी इन 40 को आपने फोरफिट कर दिया, है ना? उसके बाद क्या हुआ? 1 मार्च को क्या हुआ है? द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू गोइंका एट द रेट 8.5। जो फोरफिटेड शेयर 40 थे वो आपने गोइंका को दे दिए एट द रेट 8.5 पर शेयर एज फुली पेड। उसको माना फुली पेड, मतलब पूरा 10 का 10। ऑन 1 अप्रैल 19 द डायरेक्टर मेड अ फाइनल कॉल ऑफ दिस, और वो फर्स्ट शेड्यूल पे आ गया। ड्राफ्ट जनरल कैश ट्रांसफर टू बी पास इट थ्रू कैश। ठीक है ना? तो ये सारी एंट्रीज आपको करनी है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं पहले ये 9,000 शेयर्स की ना पूरी हिस्ट्री लिखता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी पिक्चर में। आपने इशू निकाला 9,000 शेयर्स का। हाँ। 1 जनवरी 2018। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कितने पे आ गया? 2। अच्छा 9,000 एट द रेट 2, है ना? सर, एप्लीकेशन पे। हाँ हाँ। एप्लीकेशन मनी तो सबने दे दिया ना। उसके बाद अलॉटमेंट था। हाँ। अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ आ गया आपको 8,900
90 शेयर्स पे @1। कि 10 शेयर होल्डर ने तो दिया ही नहीं। सर हमने कॉल किया था ना 7.50। मैं उधर ही आ रहा हूँ बेटा, पहले 9000 शेयर इशू कर लिए, उसके बाद 2 हाँ रुपये मांगा एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन का पैसा आपको 9000 आ गया। हाँ फिर अलॉटमेंट पे आपने 2 रुपया मंगा लिए, 1 रुपया मंगा लिया अलॉटमेंट पे, बट अलॉटमेंट का पैसा सिर्फ 8990 शेयर पे दिया। ये समझ आया कैसे? हाँ, क्योंकि क्योंकि 7.50। 10 शेयर होल्डर्स है जिन्होंने ये 2 रुपया, जिन्होंने एप्लीकेशन का मनी दिया है, अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल मंगा ली, फर्स्ट कॉल आपने मंगा ली थी सर 8990 या 8900? बेटा। ये देखो, फिर समझ नहीं आ रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ। 8900 शेयर्स ने तो सारा पैसा दिया ना। जी ये देखो 30 शेयर होल्डर्स है जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, 10 शेयर होल्डर है जिन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। इसका हाँ, मतलब क्या हो गया? 10 शेयर सब ने होल्डर ऐसे दिया। जिन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, इट मीन हम्म अलॉटमेंट का पैसा सबने दिया है इन 10 को छोड़ के। तो अलॉटमेंट का पैसा कितने दिया होगा? 8990 ने। नहीं आ रहा है समझ? ठीक, आया यस सर। समझ। मैं दूसरे तरीके से समझा दूं, सर आया समझ ऐसे। समझ आया? अब फर्स्ट हम्म कॉल में आपने कितना मंगा लिया? 2.5। तो हम्म 2.5 कितने ने दिया ये देखो, ये अलॉटमेंट एप्लीकेशन का फर्स्ट कॉल का जब आपने 2.5 मंगा लिया, यहाँ पे आप देख रहे हो पिक्चर में, 10 शेयर होल्डर ने तो एप्लीकेशन पर कभी डिफॉल्ट कर दिया, 30 है कि जो अलॉटमेंट तक दे दिया उसके बाद नहीं दिया। तो इट मीन 10 + 30, 40 शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। 40 शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो कितने शेयर होल्डर्स ने दिया होगा? 8960 शेयर होल्डर्स ने, 8960 60। शेयर होल्डर्स ने 2.5 से पैसा दिया। उसके बाद फिर आपने सेकंड कॉल मंगा ली, कितनी? 2 रुपए। 2 रुपया। और वो सेकंड कॉल सिर्फ 8900 शेयर में दे दी ठीक। अब देखो यही लिखा था क्वेश्चन में, 8900 शेयर्स है जिनने सारा पैसा दिया। सारा पैसा मतलब ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। 60 शेयर होल्डर्स है, तो उसके बाद 60 शेयर होल्डर्स है जिन्होंने ये दे दिया, ये 60 है जिन्होंने ये पैसा दे दिया। हम्म कुछ 30 है जिनने सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, और 10 है जिनने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दे दिया। समझ आई बात? जी सर। तो 8990 में अगर आप देखोगे कैसे है, इसमें वो 8000 भी है, वो 60 भी है, वो 30 भी है, बट वो 10 नहीं है। इसमें क्या है? वो 8000 भी है, वो 60 भी है, वो 30 नहीं है। ना। और इसमें क्या है? वो 8000 भी है, वो 60 भी है, वो 30 भी है, वो 10 भी है। ठीक है, दिस इज हाउ दिस इज। ठीक है, समझ ठीक है आई सर। बात कि नहीं? जी सर आया समझ। साहिबा बेटा आपको समझ आया? यस सर है। अब क्या हो गया? ये थी क्वेश्चन फर्स्ट कॉल तक, ये थी क्वेश्चन 31 दिसंबर 2018 तक। अब क्या हो गया? हमने फिर बोला कि भाई जो बाकी 40 शेयर्स है इनको हमने फोरफिट किए। क्या किया? 4 फोरफिट। फीट। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया, जो आपने फोरफिट किया कितने? 40 शेयर। वो शेयर्स जिन्होंने आपका 5.5 से कम दिया था, 5.5 से कम किसने दिया था? 3 रुपया जिन्होंने दिया था, तो वो 40 शेयर हो रहे जिन्होंने 5.5 से कम दिया था। ये देखो 8960 शेयर होल्डर ने दिया था, तो 9000 माइनस 8960, 40 शेयर होल्डर है जिन्होंने 5.5 से कम रुपए दिया, उनको आपने फोरफिट कर दिया। ठीक है, ये समझ आया कि नहीं? 8960 शेयर्स ने ये 2.5 भी दिया, ये सारा भी दिया, तो कितने हैं? 40 शेयर्स है जिन्होंने 5.5 से कम रुपए दे दिए। 40 शेयर है जिनने 5.5 से कम दे दिया। ये आपको ग्राफ के ऊपर समझ आता है। 40 शेयर है जिन्होंने एक में 30 ने 3 रुपए दिया है, 10 ने 2 रुपए दिया, अल्टीमेटली 5.5 से कम दिया, उनको आपने फोरफिट कर दिया। फिर क्या हो गया? 28 फरवरी 2019 को, 28 फरवरी 2019 को जो एरियर्स थे, एरियर्स किन पे थे? इन 60 शेयर्स पे। ये जो 2.5 रुपीज 60 शेयर्स का था, वो आपको फिर मिल गया। जो ये वाला 2 रुपया था ना, ये वाला 2 रुपया, यहाँ पे 8900 ने 2 रुपया दिए, देने तो 8960 देते, ये 60 ने अभी तक ये 2 रुपया नहीं दिए थे, तो इनसे आपने वो 2 रुपया ले लिए, तो 60 × 2 आपको मिल गया। ये समझ आया? जी आपके पास सर। 9000 शेयर थे, 9 तो मैंने आपने 40 क्या किए? फोरफिट किए। पीछे कितने बचे? 8960। उसमें से 8900 जो है वो फुली पे कर दिया अभी तक,
60 शेयर्स थे जिनने अभी वो 2 रुपया फर्स्ट सेकंड कॉल का नहीं दिया था, तो आज वो एरियर आपने पूरे देंगे 60 into 2 रुपीज, ठीक है, जी सर। प्लस जो भी इसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, ऑन 1 मार्च द फोरफिटेड शेयर्स वर इशूड। अब 1 मार्च को आपने क्या किया, जो फोरफिटेड शेयर तो आपने री इशू कर लिया, फोरफिटेड शेयर जो है उनको आपने री इशू कर लिया, ठीक है, एट द रेट 8.5 फुल्ली पेड, ठीक है। जी सर। उसके बाद 1 अप्रैल को आपने फाइनल कॉल इशू कर मनी। दी एट द रेट 2.5। जो आपका पेमेंट जो आया वो आया आपका 1 जून। अब आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है, ठीक है ना। जी सर। अब बोल रहा है कैश ट्रांजेक्शन आर टू बी पास टू कैश बुक, बोल रहा है कैश ट्रांजेक्शन जो आपको कैश बुक में करनी है, बाकी जो पैसे हैं वो आपको एंट्री जो है वो आपको यहाँ पे जानी है, ठीक है ना। हम्म। तो मैं कैश बुक बनाऊंगा, सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा, जी सर। एप्लीकेशन का पैसा कैश बुक में आएगा, 18,000। पूरे 9000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, वेरी गुड, 9000 into 2। ठीक है बेटा। जी उसके सर। बाद आप एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में, वो कैश बुक में हम्म। नहीं आएगा, उसकी आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। हम्म। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, मैं यहाँ पे करूँ, जी सर। एंट्री करूंगा मैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर। टू शेयर कैपिटल 18,000, ठीक है। जी सर। उसके बाद मैं अलॉटमेंट का मनी मंगाऊंगा, हम्म। तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट 1 रुपया था, 9,000। 9,000। बैंक में कितना आया बेटा, बैंक में 10 शेयर होल्डर ने लिया, बाकी सबने दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हम्म। शेयर अलॉटमेंट 8990 इंटू 1। 10 ने नहीं दिया ना खाली, कैसे, चार देखो उसमें 10 शेयर होल्डर ने जिन्हें सिर्फ 2 रुपया दिया, मतलब एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया, बाकी सबने दिया है, तो बैंक में आपका सिर्फ 8990 आया, ठीक है, जी। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट कॉल मंगा लिया, हम्म। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हम्म। तो शेयर कैपिटल कितना, फर्स्ट कॉल आपने 2.5 रुपया मंगा लिया बेटा, 22,500। 9,000 शेयर पे 2.5, 22,500। 22,500, हम्म। 22,500, मगर बेटा बैंक में कितना आया, तो शेयर फर्स्ट कॉल, सर अब क्या हो गया, वो 10 तो दे ही नहीं रहे जो एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट के गायब है, अब 30 शेयर होल्डर हो रहे हैं जिन्होंने ये वाला पैसा भी नहीं दिया, तो 30 और 10 कितने हो गए, 40, 40 तो पैसा नहीं दे रहे, तो 8960 शेयर है जिन्होंने आपको ये 3 रुपया भी, ये 1 1 रुपया भी, ये 2.5 रुपीज दे दिया है ना। हम्म। ये समझ आया 8960 कैसे आया। सर 100 शेयर्स है जो कॉल्स इन एरियर्स में है। हाँ 100 माइनस 22500 वो आएगा ना 22400। बेटा आप नहीं समझ पा रहे हो, 100 ऐसे क्यों देख रहे हो आप, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। On 31st December 2018, position as regards to shares subscribed by public was as follows. Position इस तरह से है, 8900 शेयर्स है जिन्होंने सारा पैसा दिया है, 7.5 पूरा 7.5 दिया, ये पूरा 7.5 कैसे आ गया, ग्राफ को देखो, ये पूरा 7.5 आ गया, ये पूरा 7.5 आ गया, ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड कॉल के 2 रुपया, फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपया, अलॉटमेंट के 1 रुपया, और यहाँ एप्लीकेशन के 2 रुपया, ये पूरा 2 + 1 + 2.5 + 2 इज इक्वल टू 7.5। साहिबा बेटा 7.5 कैसे आया, ये आया ना 7.5। अब क्वेश्चन क्या है, 8900 शेयर होल्डर है जिन्होंने 7.5 रुपया दे दिए, जिन्होंने 7.5 रुपया दिया है, वो कितने शेयर होल्डर है, 89। 8900 जिन्होंने सारा पैसा दिया है, पीछे बचे 100 शेयर होल्डर जिन्होंने सारा पैसा नहीं दिया है, बट कितना पैसा नहीं दिया वो अभी पता नहीं चल रहा है, तो इस 100 का आपको ब्रेकअप देखना पड़ेगा ना,
कॉल्स इन एरियर्स इज नॉट पूरा 100, कॉल्स इन एरियर्स देखना पड़ेगा। ये 100 शेयर होल्डर में 60 शेयर होल्डर है, 30 शेयर होल्डर है और 10 शेयर सर होल्डर मैं है। वो नहीं बोल रही हूँ। सुनो सुनो, मुझे पूरा बताने दो। 100 में से 60 है, 30 है, 10 है। 60 है जिन्होंने ₹5.5 दिए है, हाँ, बाकी है 30 ना है 30 और 10। 30 है जिन्होंने ₹3 दिए है, 10 है जिन्होंने ₹2 दे दी। ठीक है, हम्म तो मुझे बताओ कॉल्स इन एरियर्स आपका कितना है। ये अगर देखोगे, ये 60 जो है, 60 में ₹5.5 दिया, इट मीन इन्होंने ₹2 नहीं दिया। ये 60 शेयर्स है, इसमें सिर्फ ₹2 आपका नहीं आता, इसमें ₹2 कॉल्स एरियर्स है। ये जो 30 शेयर है, इनने ₹3 दिया है, 7.5 माइनस 3, इनने ₹4.5 नहीं दिया है। इनने ₹2 दिया है, इनने ₹5.5 नहीं दिया है। अब मैं वो यहाँ पे विजुअलाइज करा रहा हूँ। ये देखो 8900 शेयर है जिनने पूरा ₹2 दिया है कि नहीं, हम्म। पूरा ₹7.5 दिया है। तो ये आपको कितने ने दिया है, फर्स्ट कॉल कितने ने दिया है? भाई इन्होंने तो दिया नहीं है फर्स्ट कॉल, इन्होंने भी नहीं दिया है। तो फर्स्ट हाँ, कॉल आपका कितने ने आया, वो 8900 और ये 60 शेयर। तो 8960 इंटू 2.5 आया फर्स्ट कॉल पे। अब अलॉटमेंट पर देखो, अलॉटमेंट में इसने भी दिया है, 8900 ने भी अलॉटमेंट दिया है, इसने भी दिया है और इसने भी दिया है, क्योंकि इसने ₹3 दिया है। तो टोटल कितना है, 8900 प्लस 60 प्लस 30, तो 8990 शेयर ने ₹1 दिए। अब आप बताओ आपके क्या क्वेश्चन है। मैं बोल रही थी कि जो हमारी एंट्री होगी ना इसमें, फर्स्ट कॉल में, हमने क्या शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ अगर हम ये कैश बुक नहीं लेंगे, मैं बोल रही हूँ एंट्री क्या होगी इसकी। कैश वो बुक होगी ना बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री मैं आपको बताऊंगा, एंट्री फिर मैं रब भी करूंगा। हम्म 8 मिनट तक सबर। क्लास से कौन बाहर हो गया? ना दिखा। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। हम्म कितना आया बैंक में पैसा, 8960 इंटू 2.5। ये समझ आया कि नहीं, पहले ये बता दो। सर अब लिखे, मैं बोलूंगी मेरा क्या क्वेश्चन है। पहले ये बताओ, ये समझ आया 8960 कैसे आया? हम्म फिर आएगा कॉल्स इन एरियर्स हम्म टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये एंट्री हो जाएगी हाँ, टू शेयर फाइव फर्स्ट हंड्रेड। कॉल में आएगा ना बराबर 22500। वो तो लिखा है मैंने, शेयर फर्स्ट कॉल में 22500। शेयर कैपिटल ये ना कॉल्स इन एरियर्स में आपने कितना लिया? कॉल्स इन एरियर्स आपका आया 8960 माइनस ये कितना बचा आपका 40 इंटू 40 2.5। इंटू 2.50, वही हाँ आएगा ना 100। हाँ, अब मैं तो पहुंचा नहीं था उस पे। 22500 माइनस 100 कितना आया? 22400। वही मेरा क्वेश्चन था। तो आप ये करो 8960 इंटू 2.5, वो भी उतना ही आएगा। मैं समझ गया आपका पॉइंट, आप शॉर्टकट बोल रहे हैं ना, आप शॉर्टकट बोलना मैं चाहते थे कुछ और बोलना चाहते थे? मैं आपको यही एंट्री बोल रही थी, आपने बोला नहीं नहीं ये नहीं आएगी, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। चलो ठीक है, जी मेरी सर। मेरी गलती है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। आप ऐसे ही बोल रहे थे ना, शॉर्टकट करके सीधे बोल रहे थे कि भाई 40 शेयर्स पे 2.5 नहीं आया, बाकी सारा आया है ना। हाँ वही वही मैं वैसे बोल फिर भी रही थी। करो इतना ही आएगा ना, 8960 2.5 तो उतना ही आएगा, हो 20। जाएगा। ठीक हम्म है, बट मैं जी अभी सर। जस्ट कॉल एरर्स क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, बाकी सब तो क्लियर की है, पिक्चर आ गई। फर्स्ट कॉल आ गई, अब सेकंड कॉल की एंट्री करो। हम्म शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 18,000 आएगा। ₹2 मंगा रहे हो, 18,000। 18,000। अब बैंक में कितना आया, ये कौन सिर्फ 8900 शेयर्स ने दे दिया है ना। 60 शेयर्स है ना, उन्हें है? ₹2 दे दिया। 17,800। तो 8900 शेयर्स ने दे दिया, कितना आया, 17,800। 100 शेयर्स पे आपका ₹2 नहीं आया। ठीक है, हाँ है ना, टू कितना ही हंड्रेड आपका टू पैसा हंड्रेड आया, माइनस कितना इसमें। पैसा आया, हम्म। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या हो हाँ गया, अब आपने बोला कि यार ये मुझे ₹550 से कम दे दिया, उनका फोरफिट करो, तो आपने 40 शेयर्स का फोरफिट कर दिया। जी। फोरफिट की एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे कॉल्स एरियर्स क्रिएट करना है आपने, नहीं करना है क्रिएट, बताओ। कहाँ पे? जो अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, मैंने अभी कॉल्स एरियर्स में ट्रांसफर नहीं किया, तो उनको कॉल्स एरियर्स में ट्रांसफर करें। जी सर, वैसे इजी लगता है।
हाँ, तो आप साथ में कर लेना, मैंने तो अभी नहीं किया, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। पहले मैं कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री करता हूँ। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हम्म टू शेयर अलॉटमेंट हम्म टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में आपका 17,800 और 18,200 था कॉल्स इन हम्म एरियर्स, और यहाँ पे आपका था 100, हाँ और अलॉटमेंट में था कॉल्स इन एरियर्स 8,990, और वो था 9,000, 10 रुपीज। 10 हम्म तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स इज 310। 310 अब क्या हो गया, 40 शेयर होल्डर्स को आपने फोरफिट किया। हम्म फोर फीचर की एंट्रीज क्या होगी? 40 शेयर होल्डर्स को जब हमने फोरफिट किया तो एंट्री क्या करोगे? शेयर कैपिटल शेयर अकाउंट कैपिटल तो शेयर 4 फीट टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स कितना था? एक 30 शेयर्स है और 10 शेयर्स है ना? एक 30 शेयर्स है और 10 शेयर्स है। 30 पे आपका 3 रुपया आया है, तो इसमें इसमें कितना है? 4.5 रुपया कॉल इन एरियर्स, और 10 में आपका 2 रुपया आया है, तो इसमें 5.5 रुपया कॉल इन एरियर्स है। तो इसमें 55 रुपया है, और इसमें 3 4 12, इसमें 135 है। एक बार क्रॉस चेक करना। सिर्फ 400 क्या लिखा कहाँ लिखा 400? यहाँ पे शेयर शेयर कैपिटल, हम्म जो शेयर, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। 40 इंटू 7.5, हाँ वही आएगा 300 300 ना, हम्म माय बैड, 300। कॉल्स इन एरियर्स कितना था? 30 शेयर पे 4.5 रुपया नहीं मिला था, है ना? हम्म और 10 शेयर पे 5.5 नहीं मिला था, है ना? तो 30 इंटू 4.5 करो, 190 हो गया इन पे। एक बार चेक करो। चलिए रिपीट कीजिए बेटा कॉल्स इन एरियर्स में कितना पैसा पड़ा है इनका? ये जो 40 शेयर है, इसमें एक तो 30 शेयर है और 10 शेयर है। हाँ 30 शेयर पे कितना पैसा आया है? क्वेश्चन में देखो, 3 रुपया आया है। हाँ 7.5 में से 3 आया, तो कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ? 4.5। जी और दूसरा था 10 शेयर। 10 शेयर पे कितना आया? 2 रुपया। 7.5 हम्म में से 2 आया, तो कॉल्स इन एरियर्स कितने? 5.5। हम्म तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितना हुआ? 30 इंटू 4.5 प्लस 10 इंटू 5.5। एक बार टोटल करो, मुझे बताओ कितना आया? 190 190 आ गया। अब इसको दूसरे तरीके से भी देखोगे, जो आपका पैसा नहीं आया है, जो आपका पैसा नहीं आया अभी, आपका कॉल्स इन एरियर्स कितना था टोटल? 310। हम्म आपका कॉल्स इन एरियर्स 310 है ना? जी सर पीछे बचे वो 60 शेयर्स। हम्म 60 शेयर्स पे कितना पैसा नहीं आया अभी तक? 2 रुपया नहीं आया, 120 नहीं आया। तो 310 में से 120 तो उन शेयर्स का है कॉल्स इन एरियर्स जिन पे अभी वो सेकंड कॉल नहीं आई है। बाकी जो बचा वो इनका है ना, 190। समझ आया बात? तो बाकी आप फोरफिट करोगे, वो जाएगा शेयर फोरफिट अकाउंट में। वो कितना जाएगा? 110 रुपया। हाँ वो 110 कैसे आया? भाई 30 शेयर्स में आपको 3 रुपया मिला था, हाँ वो आएगा तो 90 90, और 10 पे आपको हम्म 20 रुपये मिला था, 110 आपने 20 फोरफिट कर दिया, ठीक है? जी उसके बाद क्या किया आपने इनको? आपके एरियर्स आए थे, हम्म आपके एरियर्स आए थे 28, सॉरी आपके एरियर्स आए थे 28 फरवरी को। एरियर्स हम्म कितने थे फिर वो? 60 एक सौ के बीस रुपया वो एक सौ हम्म बीस रुपया आपको मिला है। अभी मैं इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा हूँ। तो वो आपका कॉल्स इन एरियर्स आया था, हम्म तो वो बैंक में आएगा। अभी मैं 120 रुपये पकड़ रहा हूँ, उसके इंटरेस्ट को बाद में देखते हैं, ठीक है? जी ये समझ आया कॉल्स इन एरियर्स 28 फरवरी वाली एंट्री? हाँ सर सर ये इसको कितना ये मल्टीपल करना है बेटा 60 शेयर थे जिनको अभी 2 रुपया देना था, तो उन्होंने हाँ 28 फरवरी को दे ये दिया, आया 60 समझ हाँ हाँ इंटू 120। फिर क्या किया आपने? 1 मार्च को आपने फोरफिट शेयर्स को रीइश्यू किया गोइंका को @8.5 हम्म टू शेयर कैपिटल। अब इसकी एंट्री क्या होती है नॉर्मली? जब गोइंका को आपने 8.5 रुपया दे दिया और आपको उसने फुल क्रेडिट दे दिया, तो आप एंट्री क्या करते हो उसमें? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट,
तो शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल, ये सारी एंट्री होती। कितने शेयर इशू किए आपने? 40। तो इसको आप हाँ कैपिटल में करते 400 ट्रांसफर, और 8.5 से पैसा देता वो 8.5 इंटू 40 करता 340, हाँ 340। 340, और आपको 60 रुपीज कम पड़ा, वो आप हाँ लाओगे शेयर फोर फीचर से, ठीक है। जी जी जी। वो आपने शेयर फोर फीचर लाया, ये आपकी नॉर्मल एंट्री होती, ठीक है। हम्म, बट मैंने जो बोला आपको कि आपको जर्नल में सिर्फ नॉन कैश ट्रांजेक्शन करनी है, तो आप ऐसे एंट्री नहीं करोगे। तो आप एंट्री क्या करोगे? जो जर्नल में एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 60 टू शेयर कैपिटल 60, ठीक है। और बाकी जो 340 होगा वो बैंक में हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 340, ठीक है। तो शेयर कैपिटल यहां से कैश बुक के थ्रू हिट हो जाएगा 340, और 60 रुपीज यहां से हिट हो जाएगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जो 400 रुपया जाएगा जनरल प्रॉपर के थ्रू 60 रुपीज जाएगा, और कैश बुक के थ्रू 340 जाएगा। समझ आई बात की नहीं? मैं दोबारा से समझाऊं। तो दोबारा समझे। देखो, आपको इस केस में क्या बोला, अगर आपको नॉर्मल जर्नल एंट्री करती तो आप ये एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट 340, शेयर फोर्स अकाउंट डेबिट 60 टू शेयर कैपिटल हम्म 400। इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ना। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैश बुक आपको अलग कैश से है, बनाना हाँ है, हाँ। जर्नल प्रॉपर आपको अलग से बनाना है। अब यहाँ पे हम्म देखो, कैश से कितना आया कैपिटल में? 340। तो बैंक में हम्म कितना पैसा आएगा? 340। तो थ्री एंट्री क्या हो फोर्टी जाएगी? ये बेसिकली दो एंट्रीज है, ये दो एंट्रीज है। एक एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, तो शेयर कैपिटल, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल। हाँ 340 ये, 340 ये, हम्म और शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल। 60। सिंस आप दोनों अकाउंट्स अलग बनाते हैं, ये जाएगी कैश बुक में और ये जाएगा जनरल प्रॉपर में, जी जी जी। ठीक है। हाँ उसके बाद हाँ आप क्या हाँ बोलोगे? भाई शेयर फोर फीचर में 110 रुपया था और यूटिलाइज हुआ 60, आपको नेट में फायदा हुआ 50, हाँ। रेशियो में नेट फायदा 50 हुआ। जो फायदा बचा वो आपको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? वो आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 50 रुपीज, ठीक है। जी सर। उसके बाद आपने क्या किया है? फाइनल कॉल मंगा लिए 2.5 रुपीज। वो कितने शेयर में मंगाई आपने? 8960 शेयर के, क्योंकि 40 तो हम्म ये पूरे हो गए, पीछे हम्म बचे 8960, उन पे आपने 2.5 रुपीज मंगा लिया। तो वो भी एंट्री हो जाएगी कैश बुक में। जब आप फाइनल कॉल मंगाओगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल अकाउंट ट्वेंटी टू टू शेयर थाउजेंड कैपिटल फोर अकाउंट। हंड्रेड कितना? 8960 इंटू हम्म 2.5। 8960 क्यों? 40 तो अलग है फोर फीचर वाले, पीछे बचे 8960, 2.5 के हिसाब से करो, वो आपका फिर बैंक में आएगा। ट्वेंटी टू बैंक अकाउंट थाउजेंड डेबिट फोर हंड्रेड टू शेयर फाइनल कॉल कितना? 22,400। 22,400, ठीक है। कितनी आपको एंट्रीज करनी थी? अब इसका टोटल करना चाहो तो टोटल भी कर लो एक बार, देखो कितना आता है एक बार। सिर्फ इसमें इंटरेस्ट वाली एंट्री छोड़ दी क्योंकि बैंक कुछ इंटरेस्ट के बारे में बोल नहीं रहा था, तभी मैंने इसको छोड़ दिया। टोटल करो एक बार। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करना फॉर रिविजन पर्पज। टोटल किया सर 1 मिनट का बताया। अर्धा सास हम्म प्लस 8990 हम्म प्लस 22,400 जी प्लस 17,800 हाँ प्लस 120 प्लस हाँ 340 हम्म प्लस 22,400 90,050। 90,050, ठीक है। आंसर भी आपका बुक में उतना ही है। इंटरेस्ट इसने इग्नोर कर लिया, हम भी इग्नोर करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट शेयर कैपिटल चैप्टर। कोई और डाउट है? सर कल क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। कल? हम्म कल क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, हम्म ठीक है। अभी रख लेता हूँ क्लास, क्योंकि मुझे वो अभी नई सर की भी क्लास है ना, फिर लेट हो जाएगा। कल क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। बट प्लीज अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूट गए ना इस टॉपिक के, वो जल्दी करो। आई वांट कि कल इसके साथ साथ कोई और डाउट भी हो, क्योंकि कल की लेक्चर भी फिर इसी के साथ रखेंगे, ठीक है। ओके सर। परसों फिर आपकी लेक्चर नहीं होगी, और संडे भी फिर भी आपकी लेक्चर नहीं होगी, ठीक है ना। तो कोशिश ओके करेंगे कल 39 वाला क्वेश्चन। और भी अगर कुछ आपका डाउट होगा, प्लीज आई वांट के एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन और होने चाहिए, ताकि कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। 2 दिन आप रेस्ट ले लो, आप रिवीजन कर लो। तो परसों मैं हूँ नहीं इधर, तो फिर मंडे से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ओके ओके चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ग्रुप पे मैसेज डालना कि क्लास ओवर होगी, अब बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। ओके